की कहानी एक अजीब व गरीब कहानी है। कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द की है। जो पैसिफिक ओशन है, उस पैसिफिक ओशन में एक द्वीप, एक आइलैंड हुआ करता है। ये जो है मैरियाना आइलैंड का एक हिस्सा था, एक छोटा सा। उसका नाम था अनाताहन आइलैंड। अनाताहन आइलैंड की कहानी ये है कि ये कभी इस पर स्पेन का कब्जा था। बाद में स्पेन ने इसको जर्मनी को बेच दिया, फिर जर्मनी ने इसको जापान को बेच दिया, तो उसके बाद से जापान के कब्जे में था। और जापान ने इस आइलैंड पर बनाना और कोकोनट, इसकी बहुत सारी खेती बाड़ी और वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। जापान की एक दिक्कत ये थी कि जापान में लैंड बहुत कम है, आबादी और फिर उसके हिसाब से लैंड। तो जापान की सरकार ने 1939 में एक पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी ये थी कि लोगों को इसमें ज़्यादा कहा गया कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कि लैंड की कमी है तो आसपास में जो भी पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड हैं जिस पर जापान का कब्जा था, तो उन जगहों पर जाएं और वहाँ जाकर आप लोग खेतीबाड़ी काश्तकारी करें और बाकी चीज़ें उगाएं। इससे एक तो ये होगा कि आबादी का एक हिस्सा उस आइलैंड की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ ये होगा कि जापान को उससे बहुत सारे फल, ये बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। तो 1939 में ये पॉलिसी आई थी जापान की। इसी पॉलिसी के बाद एक कंपनी में, जो ये वो कंपनी थी जो अलग अलग आइलैंड पर क्या क्या वहाँ पे उगाया जा रहा है उसकी देखभाल करती थी और वो सारा मॉनिटर करती थी, मजदूरों से काम कराती थी। तो ऐसी एक कंपनी में एक सुपरवाइज़र हुआ करता था। इस सुपरवाइज़र का नाम था शोइची। शोइची एक स्मार्ट हैंडसम नौजवान, और उसी दौर में एक लड़की थी। लड़की का नाम था काजुको। काजुको की उम्र तब 16 साल, बेहद खूबसूरत। काजुको के पीछे बहुत सारे लड़के थे, लेकिन काजुको ने शोइची को चुना और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक खुशहाल चल रही थी। लेकिन तभी 1944 में शोइची का ट्रांसफ़र हो गया और उसे कहा गया कि तुम अब अनाताहन आइलैंड पर चले जाओ। अनाताहन आइलैंड पर, जैसे मैंने बताया, कि बनाना, आपके कोकोनट और बाकी चीज़ों की पैदावार हुआ करती थी। तो वहाँ बहुत सारे मजदूर और वहाँ बहुत सारे उस तरह के किसान रहते थे उस आइलैंड पर। तो शोइची को एक सुपरवाइज़र के तौर पर वहाँ भेजा गया कि तुम जाओ और वहाँ जाकर काम संभालो। ट्रांसफ़र हो गया। शादी के कुछ वक्त बीते थे तो शोइची अपनी वाइफ काजुको को लेकर इस अनाताहन आइलैंड पर पहुँच गया। साथ में कंपनी ने, जिस कंपनी में काम करता था, शोइची के ऊपर उसके एक बॉस को भी भेजा जिसका नाम था मिशामी। तो मिशामी को ये कि तुम ओवरऑल देखोगे। शोइची का काम ये था कि वो सुपरवाइज करेगा तमाम जो किसान हैं उनको। तो अब ये तीन लोग इस आइलैंड पर पहुंचते हैं 1944 में। इत्तेफाक से तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एक तरफ, बाकी लोग एक तरफ, दुनिया दो हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी आपको डिटेल में मैं सुना चुका हूँ। तो अब ये लोग, इस तीनों हस्बैंड वाइफ यानी काजुको, शोइची और मिशामी, ये तीनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अब अमरीकी जितने भी आइलैंड थे उस पर भी बमबारी कर रहे थे उनके बम वर्षक प्लेन। तो जब ये हमला हुआ, जंग शुरू हुई, तो इस आइलैंड के जितने भी किसान थे वो डर कर उस आइलैंड को खाली कर गए कि यहाँ नहीं रहना, खतरा है, कभी भी अमेरिका बम बरसा सकता है। तो वो लोग चले गए। अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे। इसी बीच में हुआ ये कि जब जंग शुरू हुई तो काजुको के हस्बैंड शाओची को लगा कि उसकी सिस्टर जो है वो वहीं एक दूसरे आइलैंड में रहा करती थी परिवार के साथ, और वहाँ पे ज़्यादा जंग खतरनाक था। तो उसे लगा उसकी सिस्टर खतरे में है, तो अपनी सिस्टर के पास जाना चाहिए और उसको लेकर रेस्क्यू कराकर यहाँ आना चाहिए। तो वो इस आइलैंड को छोड़कर अपनी वाइफ को बता कर कि मैं जाता हूँ, सिस्टर को लेकर आ जाऊँगा। अब वो चला जाता है। किसान पहले ही भाग गए, हस्बैंड चला गया। अब इस आइलैंड पर सिर्फ 2 लोग, सिर्फ एक काजुको और दूसरा उसके पति शोइची का बॉस मिशामी। अब ये लोग उस आइलैंड पर रह रहे हैं, अकेले हैं, पूरा आइलैंड खाली। ये जो पूरा आइलैंड था ये 7 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी और चारों तरफ समंदर। अब चूंकि लेकिन वहाँ खेती बाड़ी सब कुछ था, जंगली फ्रूट्स थे, बनाना थे, बाकी खाने पीने का सामान लेकर गए थे। तो दोनों दिन ठीक कट रहे थे। अब तन्हाई में रहने के दौरान हुआ ये कि काजुको का हस्बैंड लौट नहीं रहा। ये दोनों अकेले हैं, किसान सब जा चुके हैं। धीरे धीरे अब काजुको और शोइची के बॉस यानी मिशामी के बीच में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और दोनों उसी आइलैंड में भी पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। कई महीने बीत जाते हैं और दोनों वहीं रह रहे हैं। 12 जून 1944 को अचानक जो जापानी सेना थी वो लोग एक जहाज़ में जा रहे थे। अमरीकी
जहाज़ ने हमला कर दिया और उस हमले में जापान के बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन उनमें से 31 सैनिक ऐसे थे जापानी आर्मी के जवान जो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए समंदर में तैरते हुए इस अनाताहन आइलैंड तक पहुंच गए। 31 जवानी और जापान के सैनिक। अब ये वहां पहुंच गए। ये सब यंग थे बिल्कुल, इनमें सबसे कम उम्र की 16 साल, बाकी 20, 22, 23 इतनी उम्र के सारे यंग सैनिक। तब ये उससे आइलैंड पे पहुंचते हैं, देखते हैं चारों तरफ सन्नाटा है, उन्हें लगता है यहाँ कोई होगा भी नहीं। अब ये वहाँ इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि 7 किलोमीटर लंबा 4 किलोमीटर चौड़ाई में और जंगल भी है आइलैंड में, तो वे इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर जंगली फल और बाकी चीज़ें खा पी कर गुजारा करते हैं। कई दिन भटकने के बाद अचानक उन्हें एक रोज़ काजुके और शोची दोनों जंगल में टकरा जाते हैं। अब ये देखते हैं कि इस आइलैंड में, सुनसान आइलैंड में, ये 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, उधर वो 31 लोग एक साथ। तो इधर शौची जब उन 31 को देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये सब हमारी जापानी सेना के हैं, मतलब अपने देश के हैं, अपने देश के सैनिक हैं, बहादुर हैं। तो बहुत खुश सबको गले लगाता है। फिर उन्हें भी पता चलता है ये दोनों जापानी हैं, वो 31 सैनिक भी खुश। अब ये दोनों उन 31 सैनिकों की मदद करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान इस आइलैंड से। वो उसे जितना भी उनके पास खाना पीना है वो सब देते हैं, फिर बताते हैं यहाँ कहाँ पे फ्रूट्स है, कहाँ फल है, कैसे मछली पकड़ सकते हैं। और इस तरीके से अब ये धीरे धीरे धीरे, चूँकि एक ही देश के थे, सब में दोस्ती होती जाती है। और अब सब, मतलब कुल मिलाकर 33 लोग, 32 पुरुष और एक महिला काजुको, उसी द्वीप पर एक साथ रह रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब वक्त बीतता है तो एक अजीब सी चीज़ होने लगती है। होता ही है कि जो मेल फीमेल का रेशो था वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। उन 32, बल्कि जो 31 आए थे, उनको ये लगता है कि ये काजुको और मिशामी ये दोनों साथ रहते हैं। अब उनके अंदर ये भी होता है कि एक महिला है तो हमारी भी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब धीरे धीरे हर एक के अंदर काजुको को लेकर एक चाहत पैदा होती जाती है। अब यहाँ ये था कि इस कहानी में इन दोनों को ये भी पता चल गया था कि काजुको का ये पति नहीं है, क्योंकि शुरुआत में बता दी थी। उसका हस्बैंड अपनी बहन को लेने गया, उधर हस्बैंड लौट नहीं रहा क्योंकि जंग शुरू हो गई, वापसी का कोई साधन नहीं। तो अब 31 को ये लगा कि पति तो है नहीं और ये इसके साथ पति की तरह ही रह रही है, लेकिन शादी हुई नहीं है। तो उनके मन में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तो फिर उनमें से ये तय हुआ कि नहीं, ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम काजुको की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है तुम लोग साथ रह रहे हो तो तुम दोनों शादी कर लो। अब काजुको भी बड़ी वो कि क्या करें। तो फिर उसके बॉस ने कहा काम करते हैं, हम लोग शादी नाटक की तरह कर लेते हैं ताकि इन लोगों के तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र ना पड़े। तो वो तैयार हो जाते हैं। फिर 31 सैनिकों के सामने वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये हुआ कि चलो, सब कुछ दिन तक ये हुआ कि किसी ने काजुको की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा कि ये दोनों पति पत्नी हैं, वो है। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर एक रोज़ एक अचानक हादसा होता है। 12 जून 1944 को अमेरिका का एक प्लेन जो वॉर में शामिल था वो अचानक क्रैश कर जाता है, या दुश्मन देश ने किसी ने हमला किया था। और उसके बाद, बल्कि अगस्त 1946 में, माफ़ी के साथ, अगस्त 1946 में एक अमेरिकी प्लेन दुश्मन ने मार गिराया और आकर उसी अनाताहन आइलैंड के पास उसका मलबा गिर गया। मलबा गिरने के बाद जो 31 जापानी सैनिक थे उनमें से 2 लोग एक रोज़ उसी तरफ टहल रहे थे। वो गए तो देखा किनारे में मलबा है। उस मलबे के पास गए तो उन्होंने देखा कि 1-2 लाशें हैं, और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 गन हैं, बंदूक। चूँकि ये भी सैनिक थे, उन्हें पता था। उन्होंने वो दोनों बंदूक उठाई, फिर और तलाश किया तो देखा 90 राउंड कारतूस भी मिल गए, 90 राउंड गोलियों के। अब ये दोनों बंदूक, एक दोनों ने बंदूक रखा और गोलियां बांट ली, लेकर चले आए। जब लेकर चले आए, इसके बाद अब यहीं से एक इस शांत द्वीप में, शांत आइलैंड में एक अजीब कहानी पनपती है। क्योंकि यहाँ रहते हुए महीनों हो गए, एक महिला, 32 पुरुष, सभी के मन में उस महिला को लेकर अजीब अजीब ख्याल। शादी भी करवा दी, लेकिन मन उन लोगों का मान नहीं रहा है। अब जब गन आया इस द्वीप पे पहली बार, तो जिसके हाथ में गन था उसने अपने आप को राजा मान लिया। अब वो गन लेकर पहुंचा काजुको के पास और उसने कहा कि देखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, अगर नहीं बनोगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को, यानी मिशामी को, मार दूंगा। जिसके हाथ में बंदूक, ताकत उसी के पास। अब आइलैंड में कुल 32, 2 के पास बंदूक है, मतलब राजा वही है। तो जो पहले पहुंचा उसने कहा मैं मार दूंगा। तो मिशामी ने खुद काजुको से कहा कि देखो, मैं अपनी जान नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है तुम उससे प्यार कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो वैसे भी उसका असली पति था नहीं। तो काजुको तैयार हो गई। अब जिसके पास गन था वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। कुछ दिन बीते, जो दूसरे के पास गन था, अब वो पहुंचता काजुको के पास कि तुम मुझसे छोड़ो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वरना मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। अब वो फिर वही सीन,
फिर पति ने कहा कि जो वो कह रहा कर लो, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब बंदूक के दम पर ये लोग जबरन उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना चुके हैं। फिर एक रोज़ ये हुआ कि जिन दो लोगों के पास बंदूक था वो आपस में काजुको के लिए लड़ पड़े। जब लड़े तो गोली चली, उनमें से एक मारा गया। अब एक मारा गया तो अब दूसरे के पास एक ही शख्स बचा जिसके पास गन है, दोनों। अब उसी की हुकूमत चल रही है। इस बीच में एक दो लोगों की और मौत हो जाती है, और वो भी बड़ी रहस्यमय हालत में। तो करीब 3 लोग की जान जा चुकी है। पता चला जो 2 लोगों की और मौत हुई गला घोटने से, नस काटने से, वो भी काजुको के दीवाने थे, लेकिन बंदूक की वजह से वो कमज़ोर पड़ रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब ये चीज़ें हुई तो एक मीटिंग बुलाई गई उसी द्वीप पर, और उस मीटिंग में तय हुआ कि देखो इस द्वीप में शांति थी जब तक कि ये 2 बंदूक इस द्वीप पर नहीं आया। अगर इस बंदूक को फेंक दें या बर्बाद कर दें तो इस द्वीप पे फिर से शांति हो जाएगी। मीटिंग में सब लोगों ने माना। अब जिसके पास इकलौता एक तो वो मार चुका था, बंदूक बची दोनों, तो उन्होंने कहा कि इसको समंदर में फेंक देते हैं। वो तैयार हो गया। उसने कहा कि हाँ, कब तक ऐसे रहेंगे, एक एक करके सबको मार देंगे तो अकेला कैसे जीऊँगा। तो उसने दोनों बंदूक फेंक दी। बंदूक फेंकने के बाद फिर से आइलैंड पर शांति आ गई, सब ठीक। लेकिन ये शांति कुछ दिनों की थी, क्योंकि दिन बीत रहा है, दिन से साल बीत रहे हैं, और इधर ये है कि इनको बाहर निकलने का कोई वो नहीं। इस बीच इन्हें यह भी पता नहीं कि 15 अगस्त 1947 को जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया तो जापान ये जंग हार चुका है और उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि उस आइलैंड के करीब जो यूएस फोर्सेस थी वो लगातार जितने भी ऐसे द्वीप थे उसके ऊपर से वो अनाउंस करते थे, ऐलान करते थे कि जंग खत्म हो गई है, आप लोग सरेंडर कर दो, अपने अपने देश भेज दिए जाओगे। लेकिन ये चूंकि सैनिक थे, इन्हें लगता था कि नहीं, अमेरिका उन्हें झांसा दे रहा है और जैसे ही वो खुलकर बाहर आएंगे वो उन्हें मार देगा। और उन्हें ये पता ही नहीं था कि जंग तो खत्म हो चुकी, जापान सरेंडर कर चुका है, जापान जंग हार चुका है। तो इस वजह से छुपे हुए थे और अनाउंसमेंट को वो एक धोखा मानते थे, एक फरेब। अब 47 में जापान हार चुका है, सब कुछ हो चुका है, इन्हें खबर नहीं है और ये द्वीप में है। अब धीरे धीरे जो 32 थे वो बचे 29। बंदूक फेंक दी गई। बंदूक फेंकने के बाद कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन फिर काजुके के प्रति लोगों का प्यार जागना शुरू हो गया। इसके बाद अब काजुके के उस पति का कत्ल हो जाता है, यानी कि मिशामी का। फिर इसके बाद हुआ कि सबको पता है ये क्यों हो रहा है। इसके बाद एक एक कर कुल मिलाकर 11 कत्ल होते हैं एक काजुको की वजह से, जो इस द्वीप पे अकेली महिला थी। और ये सारे कत्ल यही जो 31 लोग थे इन्हीं में से करते हैं। जिनको लगता है कि ये काजुको के करीब जा रहा है, वो दूसरा जो उससे प्यार करता था वो उसको मार देता है। ये सिलसिला 11 तक पहुंच गया। अब कुल मिलाकर जहां 32 थे वहां पे 11 आप माइनस कर दीजिए तो उतने लोग बचे। अब जब धीरे धीरे 11 मौत हो गई तो फिर एक मीटिंग हुई और अब तक कई साल बीत चुके हैं कि एक लड़की की वजह से ये सब कुछ खून खराबा हो रहा है, वरना हम सब शांति के साथ रह सकते हैं, सैनिक हैं, और ये गलत है। तो हुआ क्या किया जाए। तो कहा गया कि आप कुछ भी करेंगे ये कत्ल तो होता रहेगा, क्योंकि इश्क मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि एक करेगा तो दूसरे को जलन होगी और फिर वो भी कूदेगा। और थे इसमें सारे के सारे काजुको के मतलब फैन, हर एक को काजुको से प्यार है। अब तन्हाई, अकेलापन, परिवार फैमिली से दूर, वापस लौटेंगे जिंदा कि नहीं इसके भी कोई भरोसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उनके दिमाग को कुछ अजीब सा कर दिया था। तो फिर एक मीटिंग बुलाई गई, ये तीसरी मीटिंग थी, और इस मीटिंग में यह तय हुआ कि इस द्वीप पर कत्ल का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक काजुको जिंदा रहेगी। इसलिए अगर उस लड़की को ही मार दे तो शायद हम आपस में न लड़े और हमारी जान बच जाए, वरना हम एक दूसरे को मारते रहेंगे। जब ये बात हुई, चूँकि 11 मौतें हो चुकी थी, तो बाकी को समझ में आया। उन्होंने कहा यह आइडिया सही है, सबकी सहमति हो गई कि अब काजुको को मार देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर ट्विस्ट आता है। जिन लोगों ने ये मीटिंग की उन्हीं में से एक काजुको को बेपनाह प्यार करता था और उसे लगता था कि वो सिर्फ उसी के लिए है। जब ये मीटिंग में पास हुआ ऑर्डर कि काजुको को मारना है, उसने अपने लोगों से गद्दारी की और वो चुपचाप पहुंच गया काजुको के पास और उसने काजुको को ये मैसेज दे दिया कि इस मीटिंग में तय हुआ है कि तुम्हारी वजह से 11 जाने गई हैं, अब और नहीं जाएंगे, इसलिए तुमको मार देना है। तो हो सकता कल तक तुमको मार दिया जाएगा। जैसे ही ये काजुको सुनी, घबरा गई। उसे लगा अब इस द्वीप पर रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जाए कहाँ और कैसे जाए, चारों तरफ समंदर है। बट ये सुनते ही वो उसी दिन जंगल की तरफ निकलती है चुपचाप और फिर भागती जाती है। उसके बाद द्वीप के किनारे जाती है और किनारे किनारे होते हुए फिर, चूँकि जंग खत्म है लेकिन अमेरिकी शिप और वो सारी चीज़ें वहाँ से गुजर रहे थे, तो एक जगह पर ऊँचे टीले पर पहुँचती है। उसे कुछ जहाज़ दिखाई देता है, वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और फिर
एक शिप वाले की नज़र उस पर पड़ती है, अमेरिकी शिप थी वो एक लड़की को देखकर एक सुनसान बियाबान आइलैंड पर वो भी चौंक जाते हैं, वो आते हैं। और इस तरीके से 33 दिन के बाद काजुको जब उन लोगों से बचकर भागी, तब फिर वो जापान पहुंचती है। 33 दिन बाद उसने अपनी जान बचा ली। इधर बाकी लोग ढूंढ रहे हैं, फिर पता चला कि वो तो गायब है, मिली नहीं। सबको समझ में आ गया, लेकिन हैरान कि भागेगी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। लेकिन नसीब था उसका कि उसको एक शिप मिला और वो शिप के जरिए निकल गई। अब वो पहुंच जाती है जापान 33 दिन के बाद। वहाँ से निकलने के टोटल 33 दिन लगते हैं उसको। वहाँ पहुँचने के बाद वो बताती है कि मैं 1944 से उस द्वीप पर हूँ। और उसने ये भी बताया उसके बाद कि उस द्वीप पर अब भी जो जापान के सैनिक हैं वो वहाँ पर जिंदा है। 11 लोगों को छोड़कर कुल 31 आए थे, उनमें से 10 सैनिकों की जान गई और एक उसके बॉस की, तो 11। अब जब ये बात पता चला, इधर लोगों को पता ही नहीं था कि इस जंग में उनके अपने जिंदा हैं कि नहीं। उन सबके सैनिकों के कोई माँ बाप, 1-2 शादीशुदा। उन्हें जैसे ही मिले वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर सेना के जरिए उस आइलैंड पर कम से कम 200 लेटर ड्रॉप किए कि अब आप लोग सुरक्षित हो, जंग खत्म हो गई है, जापान सरेंडर कर चुका है, अब सब कुछ ठीक है और आप लोग लौट आओ। लेकिन जब वो लेटर गिरता तब फिर सैनिकों को ये लगता कि ये अमेरिका की साजिश है। वो अनाउंस भी कर रहे हैं कि हमें मार देंगे, जंग खत्म हुई नहीं है। लेटर गिरता रहता, वो मानते ही नहीं। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब ये 200 लेटर गिर गए तो एक लेटर एक कैदी ने उठाया, वहीं आइलैंड पर रहने वाले एक सैनिक ने, और लेटर पढ़ा उसने बहुत ध्यान से। और फिर अचानक सबसे कहता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ ये लेटर मेरी बीवी के हाथ का लिखा हुआ है। मैं उसकी हैंडराइटिंग को जानता हूँ, उसकी हैंडराइटिंग से मुझे बहुत प्यार है। जब उसने ये बताया और उसने बाकी साथियों को कन्विंस किया कि ये लेटर सच है, ये धोखा नहीं है, तो बाकी के लोग पहली बार मानते हैं। इसके बाद ये लोग सफ़ेद कपड़ा लेकर किनारे आते हैं और एक तरह से सरेंडर का इशारा करते हैं। अमेरिकी सैनिक पहुंचते हैं वहाँ पर शिप लेकर, और उसके बाद इन सभी को लेकर 26 जून 1951, 26 जून 1951 को पहले अपने बेस पर ले जाते हैं और फिर वहाँ से जापान पहुँचाते हैं। तो 44 में ये लोग पहुँचे थे और 26 जून को ये आज़ाद होते हैं। करीब 7 साल तक इस आइलैंड पर रहते हैं। अब ये वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद अब और बड़ी कहानी शुरू हो जाती है। जब वहाँ पहुँचते ही तो पता चलता है इनमें से कुछ की बीवियों ने तो ये मान लिया कि वो जंग में मारे गए, उन्होंने शादी कर ली, उनके अपने बच्चे हो चुके हैं। इधर जब काजुको पहुँची तो वो अपने पति को ढूंढ रही है, तो पता चला कि उसका पति शोइची, उसे ये लगा कि अब वो कहाँ, अमेरिका ने बम बम गिराए हैं, वो भी जिंदा कहाँ होगी। इन 7 सालों के अंदर अंदर उसके पति ने भी शादी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए। तो एक अजीब, क्योंकि दोनों तरफ से ये था कि कौन जिंदा है कौन नहीं है, कुछ पता ही नहीं था, शादी कर ली। अब यहाँ आने के बाद जब उसको लगा काजुको की शादी हो चुकी है, अब क्या करें, फिर उसने अपनी कहानी मीडिया को सुनाई। जब मीडिया ने ये कहानी सुनी कि एक आइलैंड, उस पर 32 मेल और एक फीमेल, और इन्होंने कुल 7 साल कैसे काटे, तो कहानी बड़ी दिलचस्प लगी। मीडिया में हेडलाइन बनी, इसके ऊपर किताबें लिखी गई, इसके ऊपर ड्रामे किए गए, मूवी बन गई, और काजुको को बहुत पैसे मिले। काजुको की तारीफ होनी शुरू हो गई। लेकिन काजुको की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके ड्रामा वरामा को लोग देखें, मतलब बहुत ही बेकार। तो ठीक ठाक उसको पब्लिसिटी मिली। लेकिन इत्तेफाक से जब काजुको ने ये सब कुछ किया तो जो जिंदा लौट कर आए थे बाकी जापानी सैनिक, उनमें से भी 1-2 ने किताब लिख दी, उसने भी मीडिया में बात बताई। अब अभी तक जो काजुको ने बताया उसमें काजुको को एक हीरो के तौर पर पेश किया गया, लेकिन जब इन लोगों ने बताया, जो जापानी सैनिक लौटे, तो उन्होंने काजुको को एक विलेन के तौर पर पेश किया। कहानी ये बनाई, ये सुनाई जो सच थी, कि एक द्वीप, एक आइलैंड, जिस पे 7 साल तक 32 मेल और एक फीमेल थी, और कैसे उसकी वजह से एक एक कर 11 लोगों के कत्ल हुए, और कैसे हर कोई काजुको को पाना चाहता था, और कैसे वो एक एक कर बारी बारी से हर एक के साथ उसने प्यार भी किया। तो जब ये हुआ तो फिर 11 लोगों के प्रति हमदर्दी हुई, काजुको को एक तरह से वैम्प या विलन बना दिया गया। लेकिन ये कहानी खूब चर्चा में रही। बाद में अब चूंकि काजुको को मालूम था कि उसके पति ने शादी कर ली है, तब फिर काजुको ने भी, जब उसकी 40 साल की उम्र हुई, वहाँ आने के कुछ साल के बाद, तब उसने शादी कर ली। लेकिन उस शादी के 4 साल के बाद ही उसके उस पति की भी मौत हो गई। फिर काजुको अपना एक कैफ़े चलाती थी। 1974 में जब काजुको की उम्र 50 साल थी सिर्फ, तब ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी मौत हो गई। आज भी इस अनाताहन जो आइलैंड है, द्वीप है, इसको इन्हीं 32 मेल और एक फीमेल और ख़ासतौर पर काजुको की कहानी के लिए याद किया जाता है। और ये भी इस कहानी के ज़रिए लोगों को मैसेज दिया जाता है कि कैसे कहीं पे एक शांति होती है, 2 गन आते हैं
और वो 2 बंदूक सिर्फ कैसे पूरे शांत माहौल को अशांत कर देता है। कहानी आयरलैंड की है, जैसा मैंने आपको बताया। बात 1975 की है और 1975 की बात है ये। आयरलैंड में एक शहर है टूम। तो टूम में एक नई कॉलोनी बस रही थी, एक नया पूरा मोहल्ला आबाद किया जा रहा था। तो उसको बसने के लिए और बसाने के लिए वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था। जब खुदाई का काम चल रहा था तभी 2 बच्चे या कई बच्चे उस इलाके के आकर वहाँ खेलते थे। एक रोज़ 2 बच्चे जब खेल रहे थे तो अचानक वो चीख पड़े। जहाँ पे खुदाई चल रही थी उस खुदाई के हिस्से पे उन्होंने बहुत सारे इंसानी कंकाल देखे। जब उन्होंने इंसानी कंकाल देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो भाग कर आए और चीखते लगे, बदहवास थे। बड़े लोगों को उन्होंने बताया, अपने अपने घर वालों को बताया। लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ, लोग वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद देखते हैं वाकई जहाँ पे खुदाई चल रही है नई कॉलोनी बसाने के लिए, वहाँ पे पूरा इंसानी कंकाल बिखरा पड़ा हुआ है और उस खुदाई से वो कंकाल बाहर निकल रहे हैं। मामला बड़ा था, लेकिन उस वक्त इसको तूल नहीं दिया गया। और उसके पीछे ये थी कि आयरलैंड में एक लंबा इतिहास रहा है अकाल का। तो कहा गया कि शायद पहले कभी अकाल इस तरह से पड़ा हो और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई हो और इसलिए इसको दफना दिया गया हो। ये गुमनाम उस वक्त कब्रिस्तान रहा हो। तो बात आई गई होगी कि ये कब्रिस्तान रहा होगा, किसी ज़माने में अकाल की वजह से लोगों की मौत हुई, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके घबराया जाए। तो उन बच्चों की निशानदेही पर, उन बच्चों की देखने के बाद कंकाल तो मिले, लेकिन ना उसकी जाँच हुई, ना बाकी बात आगे बढ़ी। बल्कि कहानी यही दे दी गई कि शायद अकाल से ये मरे और पुराना कोई कब्रिस्तान है जहाँ से कंकाल निकला। इसके बाद पादरी को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया, उस जगह की को पाक कराया गया, शुद्धिकरण कराया गया और फिर वहाँ पे उस कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हो गया। बात आई गई होगी, ये बात 1975 की है। अगर ये उस वक्त उसकी सरकार वहाँ की जो थी इस बात की जांच करती तो शायद वो चीज़ 2021 में सामने नहीं आती, बल्कि उसी वक्त आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद वक्त बीतता रहा, 37 साल गुजर गए, 37 ईयर, जब उन 2 बच्चों ने इतने कंकाल देखे थे। 37 साल के बाद 2012 में एक हिस्टोरियन थी, इतिहासकार, जिनका नाम है कैथरीन कॉर्लिस। कैथरीन कॉर्लिस आयरलैंड के टूम शहर पे एक अपनी शोध कर रही थी, रिसर्च कर रही थी। और उनका जो शोध था वो था मदर एंड बेबी केयर होम। इस पूरी कहानी के जड़ में मदर एंड बेबी केयर होम ही है। मदर एंड बेबी केयर होम में कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई, इसके ऊपर इतिहासकार कैथरीन ये अपनी एक स्टडी कर रही थी। 2012 में उनकी पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अब तक जांच की उससे उन्हें पता चला कि 1925 से लेकर 1961 तक इस मदर एंड बेबी केयर होम, जो कि टूम शहर में आयरलैंड के, करीब 800 बच्चों की मौत हुई थी। अब ये फिगर बहुत बड़ा था, मैं तो अभी 9000 की बात कर रहा हूँ। शुरुआत होती 800 चिल्ड्रन से कि उनकी मौत हुई। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी उनकी रिसर्च में कि इन 800 बच्चों की मौत जिस केयर होम में हुई, मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में, उन 800 बच्चों को कहाँ दफनाया गया इसका कोई रिकॉर्ड न केयर होम के पास है, न सरकार के पास है, न किसी चर्च जो संस्था है वहाँ की जो इसको चलाती है, न उनके पास। तो सवाल ये था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हुई, उन्हें दफनाया कहाँ गया, उनका कब्र कहाँ है। तो नतीजा यही निकला कि शायद उन्हें गुमनाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे दफना दिया गया। फिर यहाँ सवाल उठा कि फिर अलग अलग जगहों पे दफनाने की क्या वजह थी। मौत हुई तो फिर पूरे रस्म व रिवाज के साथ दफनाना चाहिए। इन सवालों के जवाब नहीं मिले तब। लेकिन कैथरीन की इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद आयरलैंड में हंगामा मच गया, क्योंकि बात 800 बच्चों की मौत की थी और बात 800 बच्चों की मिसिंग कब्र की थी कि उन्हें कहाँ दफनाया गया। तो जब उनकी रिपोर्ट आई तो मीडिया में भी हंगामा मच गया वहाँ पे। इसके बाद आयरलैंड सरकार को पहली बार दबाव में आना पड़ा और आयरलैंड सरकार ने कैथरीन की इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि मीडिया में शोर उठा, 800 बच्चों की मौत की बात थी, उनके कब्र, उनके दफनाने का रिकॉर्ड नहीं था, तो आयरलैंड सरकार ने फिर इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया और इसके लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। अब कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद 2012 की बात थी। कमेटी ने पहले अपना काम, जांच की, रिसर्च किया। इसके बाद टूम शहर में 2016 से खुदाई का काम शुरू किया और ये खुदाई का काम ठीक उसी जगह शुरू किया गया जहां सबसे पहले 1975 में 2 बच्चों ने इंसानी कंकाल देखा था, जब कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हुआ था। और ये जो खुदाई हो रही थी, पता चला कि ये उस वक्त, उस जमाने में, ये केयर होम का ही एक हिस्सा था। तो खुदाई शुरू हुई। खुदाई जब शुरू हुई तो उसके बाद उस जगह से और भी सैकड़ों कंकाल बाहर आ गए। 1975 में कुछ कंकाल बच्चों ने देखे थे और उसके बाद 2016 में और भी सैकड़ों कंकाल सेम उसी जगह से मिले। तो अब लापरवाही की हद देखिए कि अगर उसी वक्त की जांच होती और खुदाई होती तो शायद ये कहानी उस वक्त अपने अंजाम तक पहुंच सकती थी। लेकिन न सरकार ने ऐसा किया, न बाकी लोगों ने किया और इस मामले को उस वक्त
अकाल में मौत हुई ये कहकर इस कहानी को दबा दिया गया था। लेकिन कैथरीन की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की बनाई कमेटी, उस कमेटी की खुदाई ने इस सच को आखिरकार बाहर लिया। जब ये बच्चों के कंकाल मिलने शुरू हुए तो आयरलैंड में एक बार फिर से हंगामा मचना शुरू हो गया। अब ये कहानी मैं इसलिए आज आपको सुना रहा हूं क्योंकि इस कमीशन ने 2016 में खुदाई की, उसके बाद लगातार जांच करती रही। 12 जनवरी 2021 आयरलैंड सरकार की बनाई इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो 3000 पन्नों की है, 3000 पेजेस, वो उन्होंने सबमिट कर दिए और ये रिपोर्ट बाहर आ गई। इस कमेटी की 3000 पन्नों की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक तरह से कोहराम मचा दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो सच है वो इतना कड़वा है कि जो भी सुना वही दंग रह गया। बात कैथरीन के उस रिपोर्ट से थी जो 2012 में आई, जिसमें 800 बच्चों की मौत की बात थी। लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1922 से लेकर 1998 तक, यानी कि 76 ईयर, 76 साल तक आयरलैंड के 18 मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में 9000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। 1922 से 1998 तक जो ऐसे केयर होम थे, 18, सिर्फ इन 18 केयर होम जो पूरे आयरलैंड में चला करते थे, इनमें 9000 बच्चों की मौत हुई, या यूं कहें कि इनका कत्ल हुआ। यह पहला खुलासा था। दूसरा खुलासा यह था कि जितने भी केयर होम थे ये वहां के कैथोलिक चर्च चलाते थे और राज्य सरकार उनको फंड देता था। आयरलैंड में कैथोलिक चर्च का बोलबाला है, वहां पर उसी के मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। अब सवाल यह कि जो केयर होम में 9000 बच्चों की मौत की बात आई और ये सारे केयर होम वहां के कैथोलिक चर्च के लोग चला रहे हैं, तो कैथोलिक चर्च का इन बच्चों की मौत से क्या लेना देना, उनका क्या रिश्ता? इस सवाल ने और भी ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। इस सवाल के जवाब की जो कहानी थी वो ये थी कि जब ग्रेट ब्रिटेन से लड़ाई के बाद एक समझौते के तहत आयरलैंड एक आज़ाद देश बना, तो उस देश बनने के बाद वहाँ पे उनकी अपनी एक सोच थी और कैथोलिक के मानने वाले आयरलैंड में सबसे ज़्यादा थे। तो वहाँ पे कैथोलिक चर्च का दबदबा था, बोलबाला था और उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। कैथोलिक चर्च के अपने दबदबे के बीच में बहुत सारी चीज़ें थी धार्मिक कट्टरवाद को लेकर, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से ये कहा गया था कि बिना शादी के कोई बच्चा अगर पैदा करता है तो वो गलत है और उसको लोग वहाँ अपराधी की नज़र से देखते थे। पहली चीज़, मतलब आप बिना शादी से पहले आप सेक्स नहीं कर सकते, और अगर एक कुंवारी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसको समाज से अलग थलग कर दिया जाता था और उसको भी एक अपराधी की नज़र से देखा जाता था। नंबर 3, अगर कोई कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो गर्भपात कराना चाहे तो वो भी गलत था और उसको भी एक अपराधी के तौर पर देखा जाता था। तो यानी ना आप शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं, ना आप बच्चा पैदा कर सकते हैं और ना ही गर्भपात करा सकते हैं। ये कैथोलिक चर्च का उस वक्त इतना ज़बरदस्त असर था कि जो भी इस नियम को तोड़ता वो वहाँ पे एक अपराधी, एक मुजरिम की नज़र से देखा जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इन चीज़ों को नहीं मानते थे और यहीं से इस कैथोलिक चर्च और इस केयर होम के पैदाइश की कहानी शुरू होती है। हुआ यह कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कुंवारी थी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या करें, क्योंकि कानूनन वो गर्भपात भी नहीं करा सकती और फिर समाज उनको धिक्कार रहा है, उनको गलत नज़रों से देख रहा, अपना नहीं रहा है। तो कुछ ऐसे केसेस हुए उस वक्त, कुछ लड़कियों की मौत भी हो गई, कुछ ने सुसाइड किया। अब इन चीज़ों को ये करने के लिए फिर सरकार ने एक फैसला किया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब उस वक्त कैथोलिक चर्च सामने आया और उसने कहा कि जो बिन ब्याही माँ हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए इस तरह के एक चिल्ड्रन केयर होम बनाया जाएगा और इसी होम में इन अविवाहित कुंवारी लड़कियों को जो प्रेग्नेंट है रखा जाएगा, वहाँ उनकी डिलीवरी होगी और न सिर्फ उस गर्भवती लड़की की बल्कि उसके होने वाले बच्चों की पूरी परवरिश होगी, अच्छे से उनका रहन सहन होगा, उनका इलाज होगा, खाना दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे। और इसके बाद एक एक कर ऐसे 18 केयर होम आयरलैंड के अलग अलग इलाकों में खोले गए। लेकिन ख़ास ध्यान ये रखा गया कि ये जितने भी केयर होम थे ये शहर की आबादी, इज़्ज़तदार लोगों के इलाके से दूर सन्नाटे में खोले जाए, क्योंकि सोच वही थी ये सब अपराधी हैं तो समाज के बीचों बीच कुंवारी लड़कियों की डिलीवरी करवाना, उनको रखना, उनका पालन पोषण करना वो कैथोलिक चर्च के हिसाब से गलत था। तो उन्होंने ऐसे सारे केयर होम खोले दूर दराज के इलाकों में। 18 केयर होम खोले गए। सरकार ने फंड दिया कैथोलिक चर्च को कि ठीक है आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके डिलीवरी के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो बाकायदा पैसे देने शुरू हुए। लेकिन असलियत ये थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से खोले गए इन केयर होम में वो सारी चीज़ें होती ही नहीं थी। जो अपने देश के कई ऐसे केयर होम के किस्से आपको पता है, समय समय पर आता रहता है। आखिरी बिहार का मामला था उस बालिका गृह का। तो वहाँ पे भी जब वो आती तो कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए इंतजामिया कमेटी के जो लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, उन्हें बड़ी हकारत की नज़र से देखते, उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते, उन्हें ठीक से खाना नहीं देते, ठीक से दवा नहीं देते। तो कुछ तो यूं ही हो जाती, बहुत सारे बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते और जो पैदा होते वो भी साल भर से ज़्यादा जीते नहीं, क्योंकि ना उनको इलाज मिलता, ना उनको ढंग से
खाना पीना मिलता, मतलब कोई ढंग से परवरिश नहीं और कोई ख्याल नहीं रखा जाता। फंड आते, पैसे आते, लेकिन कैथोलिक चर्च की पूरी भावना और नज़रिया ऐसी लड़कियों और ऐसे बच्चों को लेकर बहुत बुरा था। उनका मानना था कि ये अपराधी हैं और इन्होंने नियम तोड़ा है, इनको इस तरीके से अच्छी चीज़ों के ये हकदार ही नहीं है। तो ना मेडिकल केयर होता, ना उनको खाने पीने का कोई ख्याल रखा जाता, और इस वजह से बहुत सारे बच्चों और इवन लड़कियों की भी मौतें होने लगी। यहाँ तक कि खबर ये भी आई कि ऐसी जो अविवाहित लड़कियाँ थीं उनके साथ बाकायदा केयर होम के जो लोग हुआ करते थे और कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, उनका शोषण तक करते थे। कहते हैं कि इस दौरान में 76 साल में करीब 56,000 प्रेग्नेंट लड़कियां इन 18 अलग अलग केयर होम में पहुंची डिलीवरी के लिए, क्योंकि समाज उन्हें अपना नहीं रहा था। और इन सभी ने, बहुत सारे तो गर्भ में ही मर गए बच्चे। जो बच्चे पैदा हुए साल भर भी शायद उन्होंने अपना पहला बर्थडे भी नहीं मनाया, उनकी मौत हो गई लापरवाही की वजह से। कुछ बच्चे जो बचे वो अलग शोषण के शिकार हुए। वहाँ पे उनके ऊपर अलग अलग रिसर्च किया गया और कहते हैं कि टोटल 7 ऐसी वैक्सीन थी जो इन बच्चों के ऊपर आजमाया गया, और इस वैक्सीन के टेस्ट से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। तो जब इन बच्चों की मौत होने लगी और इनको एक तरह से अलग अलग टॉर्चर करके भी मारा गया, खाना पीना भूखा तो रखा जाता ही था, तो फिर इनको क्या करें? तो इनकी मौत और इनकी लाश को छुपाने के लिए दुनिया से इन्हें अलग अलग जगहों पे यूं ही, जो उनका अपना एक कब्रिस्तान हुआ करता था कैथोलिक उनका, वो उन ऑफिशियल कब्रिस्तान में इन बच्चों को जो खासतौर पर बिना शादी के माँ बनी, कुंवारी माँ बनी और बच्चे को जन्म दिया, उनको नहीं दफनाया जाता था। और बच्चों की मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्हें अलग अलग जो केयर होम थे वहीं पर, एक तो केयर होम दूर दराज के इलाके में जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने खोला हुआ था, तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, तो उसी के आसपास सुनसान इलाके में गड्ढा खोद कर उन बच्चों को वो दफना देते। कई बच्चों को कहा गया, बेचा भी गया, जो बच्चे फिर भी ठीक ठाक निकले उनको बेचकर बाकायदा पैसे कमाए गए। इन सारे, जब कमेटी ने 18 केयर होम के रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें हज़ारों बच्चे के तो रिकॉर्ड ही नहीं मिले, जो हुए कि पैदा है, लेकिन कहाँ गए नहीं मालूम, क्योंकि जो कंकाल मिले कम से कम 9,000 के करीब इन्होंने अभी तक बच्चों की मौत की बात कही है, लेकिन 9,000 के अलावा भी जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो बहुत सारे बच्चे गायब हैं। उनके बारे में ये भी है कि शायद उनको अलग अलग जगहों पे बेच दिया गया, भेज दिया गया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, और इससे पहले एक और चीज़ भी थी कि 1998 में जब ये मामला 1975 में उस बच्चे का आया और उसके बाद धीरे धीरे ये बात सुगबुगाहट मीडिया में थी, तो कैथोलिक चर्च के इन केयर होम के ऊपर जब उंगलियां उठी तो और ज़्यादा इस मामले में हंगामा ना हो, 1998 में ऐसे जितने भी केयर होम थे उसको बंद कर दिया गया। जो आखिरी केयर होम था वो 1998 तक ही था, इसके बाद बंद कर दिया गया ताकि इस तरह के जुल्म की कहानी दुनिया के सामने ना आ सके। आयरलैंड के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो है माइकल मार्टिन। इस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आयरलैंड के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है, और इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और कोई हमारे देश में अभी तक, मतलब इससे बड़ी शायद नहीं हुई। एक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, उन्होंने बाकायदा ये कहा है उन तमाम बच्चों जिनकी मौत हुई, जिनकी माँओं की मौत हुई और जिनकी माँ जो डिलीवरी के बाद वहाँ से निकल गई, बाद में उन्हें पता चला इस कमेटी के जरिए कि उनके बच्चों की तो मौत हो गई, उन सभी परिवार से और पूरे देश से माइकल मार्टिन ने, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वीक वहाँ की पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने का ऐलान किया और वो बाकायदा ऑफिशियली इस बारे में माफ़ी मांगी।